तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अर्थशास्त्र के जो पहले चैप्टर के कुछ छूट गए थे उसे और दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे टॉपिक जो दिया हूँ ये दूसरे चैप्टर ही दिया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन दोनों चैप्टर के करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। क्लियर है? तो पहले ही मैंने बता दिया आज की क्लास में क्या क्या करने वाले। सेकेंड चैप्टर को हम लोग देखेंगे और फर्स्ट चैप्टर के जो छूट गए थे उसे सेकेंड चैप्टर में ही मैं इंक्लूड करके अभी पढ़ा दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है ये कंफर्म कर दीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सभी का आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं तो अपनी क्लास को, है ना। राज्य एवं राष्ट्रीय आय ये आपके दूसरे नंबर चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग देखेंगे आय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है ना। इन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, पीसीआई पे बात करेंगे, है ना, इस पे बात करेंगे। पिछले वाले भी मैं बात करूंगा, नीति आयोग हो, योजना आयोग हो गए आपके, है ना, आर्थिक आय के जो पैमाने होते हैं उन पर बात करूंगा, है ना। तो सभी चीज़ें पे बात करूंगा आज की क्लास में। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से, मैं उन सभी चीज़ों को मैं इंक्लूड कर दूंगा, डोंट वरी इसके लिए। तो राज्य एवं राष्ट्रीय आय, ये इसमें हम लोग पहले देखते हैं आय क्या होते हैं, है ना बच्चे। आय क्या होते हैं, इसके शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं, आय क्या होते हैं आप लोग बतला सकते हैं। आय को इनकम कहते हैं इंग्लिश में, तो इनकम क्या होते हैं, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट एक अलग चीज होती है ना, प्रॉफिट एक अलग चीज है। जो बच्चे प्रॉफिट या कुछ ऐसे लिख रहे हैं वो अलग चीज है, सभी की आय अलग है, देखिए वो अलग चीज है। आप लोग जो राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे रहे हैं समझते हैं आय। देखिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो भी क्रियाकलाप हैं उनसे जो धन प्राप्त किए जाते हैं ना, उन्हें हम लोग आय में काउंट करते हैं, है ना। तो व्यक्ति के द्वारा प्राप्त जो धन होते हैं उसे आय कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्राप्त जो धन होते हैं उसे आय कहते हैं। प्राप्त जो धन होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, आय कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है आपके? क्लियर है? जैसे आपके पिताजी कहीं काम करने जा रहे हैं, किसी जॉब में है, तो उसके जो सैलरी जो आती है उनकी आय हो जाती है ना। काम के बदले जो धन प्राप्त होते हैं उसे आय कहते हैं, बिल्कुल है। तो किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के को क्या बोले बच्चे, आर्थिक क्रियाओं से जो धन की प्राप्ति होती है उसे आय कहते हैं, है ना। चलिए दे सकते आप, हेडिंग दे दीजिए आय। लिखे, किसी व्यक्ति विशेष को उनके आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त धन को आय कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के आर्थिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त धन को आय कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के आर्थिक क्रियाकलापों के द्वारा प्राप्त धन को आय कहते हैं। क्लियर हो गए? वो आय कहलाता है। क्लियर हो गया? आय, इनकम क्लियर हो गया? इनकम। अगला क्या है आप लोग के, राष्ट्रीय आय। अगला क्या होना चाहिए आपके, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होते हैं, राष्ट्रीय आय। इससे पहले भी बच्चे सब कमेंट करते, वो राष्ट्रीय आय कमेंट कर रहे थे, आप लोग जो परिभाषा लिख रहे थे वो राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है बच्चे, थोड़े से आराम से समझेंगे राष्ट्रीय आय क्या होते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय आय नाम से राष्ट्रीय इट मीन्स किसी राष्ट्र का होगा, है ना। राष्ट्र या देश आप बोलिए या राज्य बोलिए आप, है ना। तो किसी राष्ट्र के, है ना, जो 1 ईयर के, एक वर्ष में राष्ट्रीय आय में कुछ चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, कुछ अवधि होती है, एक वर्ष की अवधि होती है ना। एक वर्ष के अवधि में किसी राष्ट्र में, एक वर्ष के अवधि में किसी राष्ट्र में जितने भी उत्पादन के क्रियाकलाप होते हैं, जितने भी उत्पादन होते हैं या उत्पादन के अलावा जो सेवाएं होते हैं, जितने भी उत्पादन होते हैं, जितने भी सेवाएं होते हैं,
उनसे जो प्राप्त आय होते हैं ना, उनसे प्राप्त जो आय होते हैं ना, उनसे प्राप्त जो धन होते हैं ना, वो आपके राष्ट्रीय आय कहलाते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय आय कहलाते हैं। क्या होते हैं? किसी देश के या किसी राष्ट्र के एक वर्ष के अवधि में जो उत्पादन और सेवाओं से जो प्राप्त आय होते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं। डन, आप लोग पढ़ चुके हैं, काफी आसान है। राष्ट्रीय आय के लिए क्या होनी चाहिए? अवधि, एक वर्ष अवधि होनी चाहिए। क्लियर है आप लोग को? है ना? किसी राष्ट्र के, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज है राष्ट्रीय आय के लिए, कोई भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। भौगोलिक क्षेत्र मैंने दिया ना राष्ट्र, तो ये भौगोलिक एक क्षेत्र है, ठीक ना? तो किसी भी प्रकार के जो भौगोलिक क्षेत्र है या किसी राष्ट्र है, उसमें एक वर्ष की अवधि में जितने भी सेवाएं और उत्पादन किए जाते हैं, उनसे जो प्राप्त आय होते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय, ठीक ना? उसे किस चीज में कंसीडर करते हैं? राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में, है ना? ठीक ना? नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम में। तो जो बच्चे, बिल्कुल, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले भी जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए इंग्लिश का भी वर्ड यूज कर दे रहा हूँ, है ना? उनके लिए इंग्लिश का, हाँ। आज किसी कारणवश दोनों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम को क्या कर दिए हैं, दोनों को जोड़ दिए गए हैं, है ना? सेपरेट क्लास होंगे, बिल्कुल के सेपरेट क्लास तो दोनों के चलते हैं। आज दोनों को इकट्ठे जोड़ दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं। हिंदी में मैं ऑलरेडी बतला रहा हूँ, सारा चीज मैं हिंदी में ही बतला रहा हूँ, इंग्लिश थोड़े कम ही बतला रहा हूँ। तो ये हिंदी इंग्लिश की, ठीक ना, इंग्लिश हिंदी की मत कीजिए, इंग्लिश हिंदी मत कीजिए। मैं इंग्लिश वाले के लिए डिफिनीशन भी नहीं उतने ज्यादा बतला रहा हूँ, उसे समझा रहा हूँ। इंग्लिश हिंदी मत कीजिए, फंसिए मत इन चीज़ों में। इंग्लिश हिंदी में मैं दोनों चीज़ को करवा रहा हूँ ना। नेशनल इनकम, इंग्लिश वाले के लिए नेशनल इनकम क्या होते हैं? 1 ईयर होते हैं। एक जोग्राफिकल एरिया होनी चाहिए जिसमें 1 ईयर के अंदर 1 ईयर होनी चाहिए। 1 ईयर के अंदर में क्या होनी चाहिए बच्चे? तो वहाँ पे जो भी प्रोड्यूस होंगे, जो भी चीज़ें वहाँ पे प्रोड्यूस किए जाएंगे और जो भी सर्विस दिए जाएंगे, उनसे जो गेन होंगे, है ना, उनसे जो गेन होंगे इनकम, उसे हम लोग कहेंगे नेशनल इनकम, है ना? उसे कहेंगे नेशनल इनकम। किसी जोग्राफिकल एरिया में, है ना, 1 ईयर के विदिन 1 ईयर, है ना, 1 ईयर में जो वहाँ पे प्रोड्यूस, जो भी मटेरियल, ये समझिए जो भी गुड्स प्रोड्यूस होंगे और जो भी सर्विस वहाँ पे दिए जाएंगे, है ना, उनसे जो गेन किए जाएंगे ना इनकम, उसे कहेंगे हम लोग नेशनल इनकम, उसे कहेंगे नेशनल इनकम। क्लियर है? मैं इंग्लिश में लिख तो दे रहा हूँ, कीवर्ड जो जो है मैं करवा तो दे रहा हूँ ना। चलिए, मैं दोनों ही मीडियम वाले स्टूडेंट को कह देना चाहता हूँ कि देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है इसकी सेकेंड चैप्टर के, है ना? कुछ चीज़ें छूट गई थी, इसलिए आपको मैंने इसमें जोर रखा है कि बस समझने के लिए, है ना? आपकी नोट की झंझट नहीं हो, नोट आपके पहले ही क्लास में हो चुकी है, आप वहाँ से कीजिए। और हिंदी मीडियम वाले की नहीं हुए थे क्लास, इसलिए इनकी क्लास प्रॉपर होनी चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ें हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश का ज़्यादातर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जहाँ यूज करनी है मैं कर रहा हूँ ना। चलिए, बातचीत में मत लगिए, आप समझिए। राष्ट्रीय आय आप लोग लिख लीजिए, राष्ट्रीय आय, हेडिंग दीजिए राष्ट्रीय आय, हेडिंग दीजिए राष्ट्रीय आय। लिखिएगा, एक वर्ष की अवधि में किसी राष्ट्र में, एक वर्ष के अवधि में किसी राष्ट्र में, राष्ट्र के लिखना, किसी राष्ट्र के वस्तु एवं सेवा, वस्तु, किसी राष्ट्र के वस्तुएं एवं सेवाओं के द्वारा, वस्तुएं एवं सेवाओं के द्वारा प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इंग्लिश में नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय कहते हैं।
राष्ट्रीय आय कहते हैं। इंग्लिश वाले के लिए क्या है, तो आपके देखिए इंग्लिश वाले ध्यान से समझिएगा, आपके 1 ईयर में है ना, 1 ईयर में जो आपके कोई जोग्राफिकल एरिया है उसमें 1 ईयर में जो भी गुड्स एंड सर्विस के है ना टू द क्या क्या लिख रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए भी तो बतला रहा हूँ कि एक 1 ईयर में कोई जोग्राफिकल एरिया है जिसमें 1 ईयर में क्या होते हैं, गुड्स एंड सर्विस से जो भी गेन किए जाते हैं आपके इनकम, दैट कॉल्ड, वो होते हैं आपके नेशनल इनकम। बिल्कुल, अंडर द 1 ईयर एंड जोग्राफिकल एरिया। ओके, वन ईयर एंड जोग्राफिकल एरिया। इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा इधर उधर नहीं कीजिए, आप जो लिख रहे हैं फिर आप लोग को बैच से कट कर दिए जाएंगे। यूट्यूब पर क्लास होने रही, कुछ लिख के आप चले जाइएगा, है ना। आपके पास सारे रिकॉर्ड है मेरे पास आपकी, तो समझिए इंग्लिश मीडियम के बैच से भी आपको निकाल दिए जाएंगे। ऐसे मत कीजिए, क्लास चलने दीजिए, 1 घंटे में सारे कुछ है। हिंदी मीडियम वाले को मैंने फिर से बतला दिया, हिंदी मीडियम वाले की क्लास नहीं हुई थी इसलिए इनकी क्लास प्रॉपर होगी। आपके इंग्लिश मीडियम वाले को मैं फिर से बता दूं, आपको जहां दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, आप लोग को बतला दिए जाएंगे। कुछ भी लिख के यूं मत भागिए। अगर आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो चुकी है तो क्लियर लिखिए, बिल्कुल लिखिए क्लियर। सर नाम लेने से भी बच्चे सब नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे ही करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे ही करते हैं। क्लियर हो गया नेशनल इनकम, डन कीजिए। कितने करते, इतने देर में आगे चले जाते ना हम लोग। चलिए जीडीपी की तरफ चले। ओके चलिए स्टार्ट कीजिए, जीडीपी हम लोग देखते हैं। क्लियर है, चलो हिंदी मीडियम वाले आप बतलाइए, आप लोग का क्लियर है। ये गधा क्या, चलिए तो हम लोग देखते हैं। 2 चीज क्लियर हो गए, नेशनल इनकम एंड इनकम। ओके, पर कैपिटा इनकम लिख रहे हैं क्या आप लोग, अभी बतलाने वाला हूँ ना पर कैपिटा इनकम। तो हिंदी में बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, है ना। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रति व्यक्ति आय। दीजिए हेडिंग, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम PCI, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। इंग्लिश वाले के लिए पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम इन शॉर्ट फॉर्म PCI, शॉर्ट फॉर्म PCI, पर कैपिटा इनकम। चलिए जो लिख रहे हैं, जो से पढ़ रहे हैं वो पढ़ लिए हैं, वो लिख रहे हैं PCI। नेशनल इनकम बाय, यस क्लियर। तो क्या होते हैं पर कैपिटा इनकम, क्या होते हैं आपके प्रति व्यक्ति आय क्या होते हैं, ध्यान से समझिए। जब हम लोग राष्ट्रीय आय में ना, राष्ट्रीय आय में है ना जी, जनसंख्या से, राष्ट्र की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, तो जो भागफल हमें प्राप्त होते हैं ना, वो भागफल कहलाते क्या आपके पर कैपिटा इनकम। वो क्या कहलाता है आपके प्रति व्यक्ति आय, वो कहलाते आपके प्रति व्यक्ति आय। कुल राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देने पे जो भागफल प्राप्त होते हैं उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। चलिए हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए डिफिनेशन, इंग्लिश मीडियम वाले के सारे आ चुके हैं मेरे पास कमेंट, सही लिख रहे हो। जो इंग्लिश मीडियम पढ़ चुके हो सही लिख रहे हो, 1 2 है,
जैसे ये गधे, क्या नाम है इनका? नाम भी तो पढ़ने होंगे ना। रमन। कहाँ से पढ़ पाओगे, काफी समय लग रहा है ना तुम्हें। कोई बात नहीं, सीबीएसई बोर्ड वाले के बच्चे के काफी समय है सर, कर लोगे बच्चे, कर लेना है ना, कर लेना। राष्ट्रीय आय पर कुल जनसंख्या, पहले अगर तैयार हो जाओगे तो क्या कुछ गुनाह कर लोगे क्या? अरे क्लास नहीं चलने देनी है ऐसी कुछ। हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय हेडिंग दे देते, लिखिए प्रति व्यक्ति आय में लिखिए, किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय आय में, किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय आय में, किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर, कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होते हैं, जो भागफल प्राप्त होते हैं उसे, जो भागफल प्राप्त होते हैं उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, 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 उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। हो गया आप लोग का क्लियर? ठीक, नीचे से लिख लीजिएगा PCI, इधर लिखिएगा PCI, प्रति व्यक्ति आय बराबर, लिख लीजिए प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बट्टा कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बट्टा कुल जनसंख्या। एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते हैं। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं एग्जाम में, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं प्रति व्यक्ति आय से, और क्वेश्चन भी आते हैं। तो एक मैं छोटा सा स्टोरी, चलो CBSE काफ़ी एडवांस हो चुकी हूँ, चलो काफ़ी अच्छे कमेंट है। चलिए आप लोग का रिवीजन हो रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं CBSE बोर्ड के हैं, आप लोग का रिवीजन तो खैर हो रहे हैं, है ना। दादा भाई नौरोजी के नाम लिख रहे हैं बच्चे सब। हाँ, कब किए थे वो टाइमिंग बताओ बच्चे। 19 नहीं थे, जो 19 लिख लो, 18 ना दादा भाई नौरोजी 18 के समय के थे ना, 19 कहाँ से लिख रहे हो? 1868, ओके 1868 सही लिख रहे हो दादा भाई नौरोजी। हाँ चलो, तो भारत में सबसे पहले जो प्रति व्यक्ति आय की जो आकलन किए थे ना, वो दादा भाई नौरोजी किए थे। कब किए थे? तो 1868 में, है ना, 1868 में। क्लियर है आप लोग का? दूसरा चलिए, कितनी थी प्रति व्यक्ति आय? हाँ 20 रुपये समथिंग थे, 20 रुपये समथिंग थे, है ना। तो लगभग में मैं 20 रुपये लेके चल रहा हूँ कि 20 रुपये लगभग में उस समय के प्रति व्यक्ति आय थे भारत की, है। तो एक नोट है, NOTE नोट बनाइए, लिख लीजिए NOTE नोट बनाइएगा, फिर लिखिएगा NOTE नोट बनाइएगा, देन लिखिएगा (1868) में कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी, नौरोजी। उस समय क्या थी भारत की PCI प्रति व्यक्ति आय? लगभग में 20 रुपये थे, है ना, लगभग में। ये सिंबल होते हैं अप्रोक्सीमेट का, है ना। देख लीजिए तो नोट में सन 1868 में, सन 1868 में दादा भाई नौरोजी, सन 1868 में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी।
सन 1868 में दादाभाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 20 रुपये थे। उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 20 रुपये थे। सारे अब क्लियर हैं? सारे क्लियर हैं? सारे क्लियर हैं? चलिए कोई सारे क्लियर, लगभग 20 थे, 20-22 थे, कोई दिक्कत नहीं है। 20-22 ये आपके मेरे ख्याल से नहीं पूछते हैं एग्जाम में, कभी तो आए नहीं। हाँ ये आपको, हाँ अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, हाँ चलिए इनकी पुस्तक थी वो भी, बहुत अच्छे जो लिख रहे हैं। अर्थशास्त्री भी थे, बहुत अच्छे थे दादाभाई नौरोजी। हिस्ट्री में भी पढ़े हैं बिल्कुल। क्या लिख रहे हो? और एनडीए वाले उनकी क्लास चल रही है, सितंबर में एग्जाम है ना, उनकी क्लास चल रही है। क्यों गलती से ये इस क्लास में आ चुके होगे कोई उधर के स्टूडेंट कि सर थोड़े उधर पूछे जाते हैं ना, थोड़े जीके भी तो रहते हैं, इसलिए आ चुके हो क्या? मतलब राहुल सिंह, बतलाओ बच्चे, आप उस क्लास के हो क्या? चलो कोई बात नहीं। तो इस क्लास की कहाँ से मिल गई? सब्सक्रिप्शन ले रखी हो क्या इस क्लास का भी तुम लोग? एनडीए में तो मेरे ख्याल से चलती है, इसकी भी क्लास चलती है, उसमें तो सारी क्लास चलती ही है। अच्छा कुछ ही क्लास मेरी रहती है, उसमें कुछ ही क्लास रहती है मेरी। बिल्कुल नहीं, हिंदी मीडियम के वाले के लिए मैं अनदर टीम, हिंदी मीडियम वाले के लिए बच्चे एनडीए मैं तो बोलूँगा, क्या ही मैं बोलूँ, उसमें नहीं चलती अपने पास, उसकी बैच ही नहीं चलती है ना, हिंदी मीडियम वाले के लिए नहीं चलती बैच। अब एनडीए में जाइएगा, फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम पास कीजिएगा है ना, उसके बाद जब जाइएगा उधर स्पीकिंग भी इंग्लिश में होगी, नहीं बन पाती है ना आपको हिंदी में। वो एग्ज़ाम पास करना बस नहीं है एनडीए। जिस बच्चे का सर एग्ज़ाम पास कर दिया एनडीए हो गए, बिल्कुल गलत सोच है आप लोग की। आगे भी उसकी प्रोसेसिंग अच्छे खासे होते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग तो होनी चाहिए आपकी, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपकी इंग्लिश मीडियम की क्लास करनी होगी। तो मैं यही सलाह दूंगा, जो बच्चे जाना चाहते हो 10th के बाद है ना, 2 साल के आराम से कर सकते हो, क्यों नहीं। इंग्लिश मीडियम, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम नहीं, हिंदी मीडियम नहीं, बिल्कुल सो ही नहीं कर सकते, मैं बतला रहा हूँ, सो नहीं कर सकते आप लोग। कहाँ से हिंदी मीडियम नहीं बच्चे, हिंदी मीडियम का नहीं है, हिंदी का नहीं। क्लियर है ना? तो मैंने पहले भी बतला दिया आपको, एनडीए के जो क्लास चलते हैं इंग्लिश मीडियम चलते, क्लास से नहीं भटकते, अपनी क्लास पे फिर से दोबारा आते। प्रति व्यक्ति आय, ओके। अब ये बतलाओ, अब इसमें बोल रहे बच्चे सर ये भी 1 साल में ही निकाले जाते हैं क्या, 1 साल के ही अंदर में? तो मुझे ये बतलाओ राष्ट्रीय आय कितने साल के अंदर में निकाले जाते हैं, कितने समय लगते हैं? 1 ईयर। तो हर बार चेंज होगा ना, तो हर बार तो निकालने होंगे ना। जनसंख्या तो बच्चे वो तो मैं क्या बोलूँ, प्रेजेंट जनसंख्या कैसे कैलकुलेट, तुम्हारे जो होते हैं ना, जनगणना होती है आपकी 10-11 साल पे, तो जो भी होती है वो पिछले जनगणना की जो डाटा होते हैं उसी पे निकाले जाते हैं, ये प्रति व्यक्ति है। अब समझिए 1868 की जो होगी उस समय की निकाले गए होंगे ना, उसके आधार पे ना, उसके आधार पे निकाले गए होंगे, बिल्कुल है। जीडीपी देखते हैं, समय नहीं गवाइए, रिक्वेस्ट है आप लोग से, समय मत गवाइए। दोनों बैच हो, थोड़े कंप्रोमाइज करके आज की क्लास, बस आज ही की क्लास है दोनों बैच की साथ में, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट, बिल्कुल, सकल घरेलू उत्पाद, उत्पाद या उत्पादन दोनों होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्लियर है? दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? क्लियर सर। क्या होते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले तो तीर मार रहे हैं सर, ये होते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हिंदी मीडियम वाले भी कम सुने हैं, उन्हें अब पढ़ाऊंगा, अब जवाब देंगे। तो जीडीपी क्या होते हैं, ध्यान से समझिए बच्चे, है ना। जीडीपी और आपके राष्ट्रीय आय काफ़ी अलग होते हैं दोनों, ये भी आप समझिए, आप अभी समझिएगा कैसे। देखिए जीडीपी में क्या होते हैं कि आपकी तो देश है, मान लीजिए आप ये देश है, तो देश के ये भौगोलिक क्षेत्र हो गए, ये पूरे भौगोलिक क्षेत्र हो गए देश के, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप हो रहे हैं। तो यहाँ क्या होते हैं बच्चे, आपके देश में, आपके ये देश के अंदर किसी भी प्रकार के जो आर्थिक क्रिया हो रही है, किसी भी प्रकार के जो आर्थिक क्रिया हो रही है, और वो आर्थिक क्रिया या तो वस्तु के रूप में होंगे या सेवा के रूप में होंगे, है? तो आपके इसके लिए जीडीपी, बिल्कुल जीडीपी के लिए 1 ईयर ही काउंट किए जाते हैं, मैं आगे बतला रहा हूँ, है ना, ठीक ना। तो किसी देश के भौगोलिक सीमा में के अंदर एक साल में जितने भी वस्तु एवं सेवाओं से उत्पादित जो अंतिम मूल्य होते हैं, अंतिम मूल्य किसे बोलेंगे हम लोग, हिंदी मीडियम वाले आप लोग समझिए, अंतिम मूल्य, है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फाइनल प्राइस। तो फाइनल जो प्राइस होते हैं ना, फाइनल जो प्राइस होते हैं ना किसी भी वस्तु एवं सेवा का, गुड्स एंड सर्विस का जो फाइनल प्राइस होते हैं ना, है ना बच्चे, वो जो फाइनल प्राइस होते हैं ना, उसके जो समग्र समझ रहे हो ना, उसके सारे का, है ना, अल का जो ऐड में बोल दूं, या सारे का समग्र जो रूप होते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं, आपके क्या होते हैं, जीडीपी होते हैं, सकल घरेलू उत्पाद होते हैं। वो क्या होते हैं, आपके सकल घरेलू उत्पाद। तो किसी भी देश के सीमा के अंदर में एक वर्ष में उत्पादित सभी प्रकार के वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य, कौन से मूल्य, ध्यान से समझिएगा, अंतिम मूल्य, इट मीन्स फाइनल जो रेट होते हैं, फाइनल जो प्राइस होते हैं, उनके समग्र रूप को हम लोग जीडीपी कहते हैं। उसके समग्र रूप को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। फिर से समझिए, किसी देश के सीमा के अंदर में उत्पादित सभी प्रकार के वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य, वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य के समग्र रूप को जीडीपी कहते हैं। अंतिम मूल्य के समग्र रूप को जीडीपी कहते हैं, है ना। इंग्लिश वाले के लिए आपके देखिए, इंग्लिश वाले ध्यान देंगे, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया, जो किसी कंट्री का ज्योग्राफिकल एरिया है, उसके अंदर जो फाइनल रेट होगा किसका, गुड्स एंड सर्विस के, उसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, उसे बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट मीन्स जीडीपी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, जीडीपी में आपके विदेशी, जो यहाँ पे विदेशी कोई कंपनी है, मान लीजिए ये मेरी देश है, ये बी नंबर, ये विदेशी कंपनी है ना बच्चे, ये विदेशी कोई कंपनी है। तो इसके से जो इनकम होंगे, इससे जो हमें इनकम मिलेंगे, या इसके जो वस्तु एवं सेवाओं का जो मूल्य होगा, है ना, फाइनल रेट होगा, फाइनल प्राइस होगा, वो भी इंक्लूड होते हैं जीडीपी में, वो भी इंक्लूड होते हैं जीडीपी में। वो भी इंक्लूड होते हैं जीडीपी में। नीचे दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर लिख दूं, चलेंगे, चलिए। यहाँ पे मैंने विदेशी आय वैसे लिखा है, विदेशी आय जो हमारे देश में विदेशी कंपनी लगी है ना, तो उनके भी तो फाइनल कुछ प्राइस होंगे ना, उसे भी हम लोग अपनी जीडीपी में ही ऐड करते हैं। क्लियर है? उसे भी हम लोग अपनी जीडीपी में ही ऐड करते हैं। तो जीडीपी समझ आए आप लोग के, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद।
सकल घरेलू उत्पाद या उत्पादन। तो सकल घरेलू उत्पाद समझ आए आप लोग के, किसी भी देश के सीमा में, भौगोलिक सीमा में एक वर्ष के अंदर में उत्पादित सभी प्रकार के वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य के समग्र रूप को क्या कहेंगे हम लोग, सकल घरेलू उत्पाद। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें भौगोलिक क्षेत्र में, किसी देश के भौगोलिक क्षेत्र में यदि कोई विदेशी कंपनी है तो उसके भी फाइनल जो अंतिम जो वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम जो मूल्य होते हैं उसे भी जोड़े जाते हैं। जीडीपी समझ आया आप लोग को। एक 1 ईयर जोग्राफिकल एरिया, किसी भी देश की जो सीमा है उसमें गुड्स एंड आपके जो सर्विस हैं उनके जो फाइनल रेट हैं, दैट इज कॉल्ड जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। लिखिए, हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए आप लोग, सकल घरेलू उत्पाद। दे दिए हेडिंग, लिखिए। लिखिए, एक देश की सीमा, एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष के, एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष के अंदर में उत्पादित सभी प्रकार के वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य के समग्र रूप को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगेन, एक देश की घरेलू सीमा, एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष के अंदर में उत्पादित सभी प्रकार के वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य के समग्र रूप को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। किसी देश की जीडीपी उस देश की आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है, उस देश की आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। किसी देश की जीडीपी उस देश की आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। अगर जीडीपी क्लियर हो गए, राष्ट्रीय आय क्लियर हो गए, तो आगे जो है ना जीएनपी है, एनएनपी है, इसे भी आप लोग समझ जाइएगा। क्लियर हो गए? यस बोलिए। जीडीपी क्लियर हो गया आपकी? जीएनपी देखते हैं। जीएनपी देखते हैं, ग्रॉस नेशन प्रोडक्ट होते हैं इसका हिंदी, और हिंदी बोल रहा हूँ पूरा इसका नाम। हिंदी क्या होते हैं? सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन या उत्पाद। आय नहीं बच्चे, मैंने गलत बोल दिया। राष्ट्रीय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका हिंदी सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। जीएनपी क्या होते हैं, ध्यान से समझिए। जब हमारे जो जीडीपी है ना, जो भी जीडीपी आए उसमें से हम लोग क्या करते हैं, अपनी जीडीपी में से में क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। अपनी जीडीपी में हम लोग जो देते हैं, जो हमारे जो है ना, हमारे देश में कोई विदेशी है ना, यहाँ पे समझ, एक चित्र डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। ये हमारी देश है, मान लीजिए ये हमारी देश भारत है, या कोई भी कंट्री है, एक कंट्री है ना, इसकी जीडीपी होगी, इसकी अपनी एक जीडीपी होगी, जीडीपी होगी अपनी। क्लियर है आपकी? अब ये जो देश है ना, इसमें कुछ विदेशी कंपनी भी है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये नवा जो है ना, वो क्या है, इस देश में
मैं बी नंबर लेता हूँ। बी नंबर इस देश में क्या है, विदेशी कंपनी है। नहीं दिखते रहते तो मैं इधर ही यहीं पे लिख देता हूँ। बी नंबर क्या है आपकी, विदेशी कोई कंपनी है, कोई फॉरेनर कंपनी है, हो गया। तो विदेश के लोग यहाँ पे कंपनी इस्टेब्लिश किए हैं भारत में, तो ये बी नंबर आपके विदेशी कंपनी हो गए। इसी तरह भारत के जो व्यक्ति हैं, पूंजीपति हैं, व्यापारी हैं, वो विदेश में भी तो एक अपनी कोई फैक्ट्री सब इस्टेब्लिश किए हुए हैं। तो विदेश की कोई फैक्ट्री, तो मान लेते हैं ये हमारे देश के बाहर, ये हमारे देश हो गए, इनसे बाहर ये ए नंबर क्या है, हमारे स्वदेशी कंपनी है जो कि विदेश में है। ये हमारी क्या है, स्वदेशी कंपनी है। कहने का अगर हम भारत को यहाँ पे एज्यूम करें, है ना, अगर मैं इसे भारत मान लूँ पूरे, तो ये क्या है, कोई एक भारतीय कंपनी है। ये कोई क्या है बच्चे, भारतीय कंपनी है जो कहाँ है, विदेश में है। ये भारतीय कंपनी है जो कि कहाँ है, आपकी विदेश में है, कोई दूसरे देश में है, विदेश में है, इट मीन्स कोई दूसरे देश में है। क्लियर है आप, क्लियर है आप। ए और बी, यहाँ पे मैंने ए क्या लिया, विदेशी कंपनी, और बी क्या लिया मैंने, भारतीय कंपनी। क्लियर है। तो ऐसे समझिए, हमारे देश को जो जीडीपी है ना, उसमें हम क्या कर लेते हैं कि बाहर से हमारे भारतीयों के द्वारा या भारतीय कंपनियों के द्वारा जो आय भेजे जाते हैं उसको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और इसमें से जो हमारे देश में जो विदेशी कंपनी है या विदेशी लोग रहते हैं, वो जो आय भेजते हैं या विदेशी कंपनी के द्वारा जो अर्जित आय होते हैं, उसे हम लोग घटा देते हैं। उसे क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो हमारी निकल जाती है देश की जीएनपी। तो क्या निकल जाती है हमारे देश की जीएनपी। फिर से बतला दीजिए, फिर से समझिए। जीडीपी समझ आ गया आप लोग को, समझ गए। तो हमारे देश भारत में जीडीपी समथिंग कुछ है। हमारे देश में विदेशी कंपनी भी तो इस्टेब्लिश है, तो उसने कुछ आय अर्जित किया, या विदेशी जो लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसे भी तो सरकार के द्वारा जो वेतन मिलते हैं, अब वो क्या करेंगे, अपने देश भेजेंगे, या यह विदेशी कंपनी अपनी जो कंपनी है ओरिजिनल, उसे प्रॉफिट भेजेगी। तो वो जो आय उत्सर्जित करेंगे उसे हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, और विदेश में, दूसरे देश में हम भारतीयों के द्वारा जो आय अर्जित किए जाएंगे या भारतीय कंपनियों के द्वारा जो आय अर्जित किए जाएंगे उसे जोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया, आपके भारतीय कंपनी या भारतीयों के द्वारा प्राप्त आय विदेश में, उसको जोड़ देंगे, और बी क्या हो गए, विदेशी कंपनी या विदेशी के द्वारा भारत में अर्जित आय को घटा देंगे, है ना। ये आपके बन जाते हैं जीएनपी। क्या बन जाते हैं आपके, जीएनपी। क्या हो जाता है आपके, जीएनपी। जीएनपी समझ आया, समझ आया जीएनपी। जीएनपी क्या होता है, इसलिए तो इसका नाम सकल राष्ट्रीय उत्पाद रखे गए। तो जो बच्चे, फिर से बतला दो, और जो भी जीडीपी के लेके बहुत ज़्यादा कि हमारे देश की जीडीपी इतनी ज़्यादा होगी, तो इतने तो नहीं बच्चे, जीएनपी भी देखे जाते हैं। ये मेन होते हैं, ये आपकी असली वृद्धि को दिखलाते हैं। देश आपकी असली वृद्धि कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, इसको दर्शाते हैं आपके जीएनपी, है ना। जीएनपी दर्शाते हैं। जीडीपी आपके देश के आर्थिक वृद्धि को बिल्कुल दर्शाता है, लेकिन आर्थिक वृद्धि को अगर ओरिजिनल वास्तविकता में, वास्तविक रूप में कोई दिखाता है ना, या दर्शाता है, तो वो कौन दर्शाता है, आपके जीएनपी। क्लियर है आप लोग, आप क्लियर, जीएनपी में कहीं दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, तो जीएनपी आप लोग लिख लीजिए, अगर दिक्कत नहीं है तो। चलिए लिख लीजिए, क्या लिखिएगा आप लोग जीएनपी में, लिखें, किसी देश के जीडीपी में, जीएनपी में लिखिएगा, किसी देश के जीडीपी में उस देश के निवासियों एवं स्वदेशी कंपनियों के द्वारा विदेश में अर्जित आय
विदेश में अर्जित आय को जोड़ देने तथा विदेशी एवं विदेशी कंपनियों के द्वारा भारत में अर्जित आय को घटा देने से सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होते हैं। सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यह भारत नहीं लिखे, यह देश की आर्थिक विकास एवं वृद्धि के वास्तविक सूचक हैं। जीएनपी अगर क्लियर हो गया ना तो एनएनपी आप लोग समझ जाइएगा तुरंत ही। एनएनपी भी समझ जाइएगा तुरंत ही। हो गया, क्लियर कीजिए। चलिए अगला हेडिंग देते हैं हम लोग एनएनपी। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध या निबल राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी शुद्ध या निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। इंग्लिश वाले आप लोग के लिए नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होते हैं? एनएनपी क्या होते हैं बच्चे? तो जब जीएनपी जो निकले ना उसमें से जितना आपका हानि हुआ, हानि कहने का मतलब जो टूट फूट होती है ना, आप किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, मान लीजिए मैं इस मार्कर का निर्माण कर रहा हूँ, पता चला मैंने 100 पीस का निर्माण किया, उसमें से 10 पीस मार्कर टूट गए हैं, ये ब्रेक हो चुके हैं, टूट चुके हैं, तो ये मेरी तो हानि हो गई ना। तो मैं उस मूल ह्रास, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मूल ह्रास कहते हैं। मूल ह्रास को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट। इट मीन्स शुद्ध राष्ट्रीय आय। क्या प्राप्त होंगे? हम शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होंगे। तो जीएनपी में से मूल ह्रास को घटाने पर क्या होते हैं? कुल या निबल या शुद्ध बोल देते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्लियर है? मूल ह्रास क्या है? किसी प्रोडक्ट को, किसी वस्तु एवं सेवा को उत्सर्जन में जो खर्चा लगे या उसके हानि में, उत्सर्जन में ख्याल छोड़िए, उनकी हानि में, टूट फूट में, मरम्मत में जो खर्चे लगे, मरम्मत में जो खर्च लगे, है ना बच्चे? मरम्मत में जो खर्च लगे, टूट फूट की गए उनकी मरम्मत में जो खर्च लगे, उस खर्च को हम लोग घटा देंगे तो हमें प्राप्त होंगे जीएनपी बोल रहा हूँ, एनएनपी। क्या प्राप्त होंगे हमें? एनएनपी, है ना? जीएनपी में से मूल ह्रास को घटाने पे क्या प्राप्त होते हैं? एनएनपी। मूल ह्रास क्या होते हैं? तो जो मरम्मत में जो हमारे खर्चे होंगे, जो टूट फूट होंगे, जो हानि होंगे हमारे प्रोडक्ट को बनाने में, उसे हम लोग मूल ह्रास कहेंगे। क्लियर है? तो दीजिए हेडिंग एनएनपी, शुद्ध निबल राष्ट्रीय उत्पाद।
शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इसे कुल राष्ट्रीय उत्पाद भी कई बुक लिखते हैं, कुल राष्ट्रीय उत्पाद भी, तो उसके लिए नहीं करना, इसे कुल राष्ट्रीय उत्पाद भी कई पुस्तक लिखते हैं। हेडिंग दे रही है, चलिए हेडिंग लिख लीजिए। जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाने पर, जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाने पर, जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की प्राप्ति होती है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की प्राप्ति होती है, खुद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की प्राप्ति होती है। गुड, फॉर्मूले के रूप में ये लिख लीजिए। अच्छा, जीएनपी का फॉर्मूले नहीं लिखे थे क्या आप लोग? लिख लीजिएगा, वीडियो के थोड़े से आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं, थोड़े से पीछे करके देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा मैंने जो लिखा है उसकी परिभाषा, और ये लिख लीजिए, दिस इज फॉर्मूला ऑफ एनएनपी। ओके, क्या लिख रहे हो? ये जीडीपी सर स्टेट का भी बता दीजिए। देखिए देखिए देखिए, सभी का, डिस्ट्रिक्ट का भी होता है, स्टेट का होता है। स्टेट का रहेगा तो क्या होगा? ये आपका देश का होगा, जीडीपी हो गया। स्टेट क्या? एसजीडीपी। जिला के डीडीपी होता है सर, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना, जिला का। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ब्लॉक, हाँ मैं सर उल्टा लिख दिया यहाँ पे। स्टेट ने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये राज्य का होता है आपका, ये जिला का होता है। दिस इज स्टेट एंड ये किसके लिए होते हैं? फॉर डिस्ट्रिक्ट, तो ये जिला के लिए होते हैं। ये किसके लिए? राज्य के लिए, ये जिला के लिए। क्लियर? पीसीआई क्लियर हो गए हैं, एनएनपी, जीडीपी, राष्ट्रीय आय क्लियर क्लियर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बतला दी दिया ना मैं कि स्टेट का जो होता है उसे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड जो डिस्ट्रिक्ट के लिए होते हैं उसे डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ये कुछ बच्चे जो पीछे भी पढ़ चुके हैं वो सब ये कमेंट करें। ये दोनों नहीं है आपके एग्जाम के लिए, कोई इतने वैलिड नहीं है, कोई वैलिड नहीं है ये दो आपके एग्जाम के लिए। इससे ऊपर जो है वो सब वैलिड है आपके एग्जाम के लिए। आगे चले फिर नेक्स्ट। क्या 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 आर्थिक नियोजन पढ़ा? ओके, और भी कुछ इसमें है? चलिए, आर्थिक नियोजन। एक और होता है, क्या होता है? आय चक्र, इनकम साइकिल। आय चक्र जानते हो? आय चक्र, आय चक्र, चक्रण। चलिए, आय का चक्रण, बिल्कुल आय चक्र कीजिए, आय का चक्रण कीजिए। साइकिल ऑफ नेशनल इनकम। इनकम दे दो बच्चों, वहाँ नेशनल इनकम की जगह इनकम दो। आय चक्र पे बात कर लूँ? चलिए पहले आय चक्र देख लेते हैं, ध्यान से देखिए आय चक्र। अच्छा, अभी कर देता हूँ, आर्थिक नियोजन अभी करवाता हूँ ना। आय चक्र पहले देख लो ना, आय चक्र देख लोगे तो लगभग इसकी बहुत सारी चीजें मुझे क्लियर हो जाएंगे ना बच्चे को। आय चक्र देखते हैं ना, इससे संबंधित जो है क्लियर करने दो ना, फिर आगे आते हैं। आय चक्र, इनकम साइकिल, इनकम साइकिल, बोलो बोलो। साइकिल का मतलब साइकिल है? अरे बच्चे, क्या चीज़ की साइकिल है, कैसी साइकिल है वो तो बताओ। साइकिल है, कैसी साइकिल है?
यू ऐसे, दिस ऐसा कुछ सोच रहे हो, ठीक सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कुछ भी तो होते हैं ना, बस इतना ही नहीं होता है ना। यस, नॉट बैड बट नॉट गुड, अच्छे नहीं है तो कौन से मैं खराब बोल रहा हूँ का। चलिए आई चक्र क्या होते हैं, तो देखिए आपके कुल आय आए, यस या नो, कुल आया है। आप क्या कीजिएगा, खर्च कीजिएगा, क्या कीजिएगा, आय को खर्च कीजिए, तो वे खर्च को क्या करते हैं हम लोग, वे खर्च कीजिएगा आप आय को, क्लियर है। किस पे, वस्तु या सेवा पे आप क्या कीजिएगा, खर्च कीजिए। तो आपने आय को खर्च किया और कोई वस्तु या सेवा पे खर्च किया, वस्तु एवं सेवाओं पे आपने आय को खर्च किया, क्लियर है। अब ये जो वस्तु एवं सेवाओं पे जो आय को खर्च किए ना, वहां से आपको लाभ की प्राप्ति होती है, वहां से आपकी क्या हुई, लाभ की प्राप्ति हुई। अब फिर ये जो लाभ की प्राप्ति हुई है ना, है ना, ये लाभ की प्राप्ति हुई है ना, इसका कुछ भाग को आप बचत कर लिए, इसके कुछ भाग को आप बचत कर लिए, और जो बच गए, है ना, बचत कर लिए, है ना, जो बच गए फिर उसे भी आपके, या आपकी जो बजट बच गए वही तो नेशनल इनकम में, वही तो आपकी फिर राष्ट्रीय आय बन जाती है। तो एक सर्कल होती है जिसमें आय को हम लोग मैनेज करते हैं कि आय को मैंने खर्च किया, अब वस्तु एवं सेवाओं, फिर हमें लाभ प्राप्त हुई, लाभ से हमने क्या कर लिया, फिर इसका हमने क्या कर लिया, इस पे फिर किसी चीज पे इन्वेस्ट किए, वहां से जो आय प्राप्त हुए, और वो आय लगभग में आपके जो प्रॉफिट होते हैं वो नेशनल इनकम में ऐड होते रहते हैं। कुछ इस प्रकार के आय चक्र होते हैं। जब मैं वे पढ़ाऊंगा, खर्च पढ़ाऊंगा, बजट पढ़ाऊंगा, लाभ पढ़ाऊंगा, उस समय इसको डिटेलिंग में हम लोग करेंगे। अभी ये डिटेल में इसे करना व्यर्थ होंगे, बिल्कुल व्यर्थ होंगे। आय चक्र, देखो आय चक्र, कुछ बच्चे कमेंट, बस मैंने बतलाया, ऐसे समझो ना कि तुम आपके घर में जो आय आते हैं, आपके एक छोटे से भाग उस आय का, है ना, तो आय आते हो छोटे से भाग एक बचत कर लेते हैं, आप सेविंग कर लेते हैं, एंड जो आपके खर्च भी होते हैं दैनिक क्रियाकलापों में खर्च करते हैं। आप ये सोचिए कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया और वहाँ इन्वेस्ट किए, वहाँ से आपके कुछ प्रॉफिट आने लगे, वो प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, आपके नेट इनकम में ऐड होने लगेंगे। फिर इस तरह से सर्कल चलते रहते हैं आय का, इनकम का, है ना, उसे आय चक्र कहते हैं। सर्कुलेशन ऐसे ही चलते रहते हैं, है ना। जब मैं बचत करवा दूंगा ना, खर्च करवा दूंगा, तो आप लोग और भी थोड़े से क्लियर हो जाएंगे इन चीज़ों से, आय से। घाटा नफा जो भी है ना, मैं जो करवाऊंगा। अच्छा यहाँ पे समझिए, आपकी जो आय है ना, उसमें से जो खर्च कर लेंगे ना, और जो बचेंगे वही आपकी बचत होंगे, वही आपके बचत होंगे, क्लियर है। तो आय में से आप जो खर्च कर लिए ना और जो प्राप्त हुए उसे बचत कहते हैं, क्लियर है। और आपने किसी चीज़ पे इन्वेस्ट किया और वहाँ से आपने जितना इन्वेस्ट किया उससे जो सरप्लस आ रहे हैं सारे, जहाँ जितने खर्च हो रहे हैं उस खर्च को सारे को घटा के जो शुद्धतम रूप में आपको प्राप्त हो रहे हैं वो आपके लाभ होते हैं, है ना, वो आपके लाभ होते हैं। बिल्कुल, रिस्क टेकिंग, ठीक ना, प्रॉफिट, रिस्क टेकिंग प्रॉफिट, जो बच्चे लिख रहे हैं तो लिखे। अच्छा, इसे समझने के लिए मैं एक और तुम्हें उत्पादन पढ़ाता हूँ, है ना, उत्पादन पढ़ाता हूँ, रुक जाइए, उत्पादन पढ़ाता हूँ, फिर आप लोग समझे। बजट भी लिखा देता हूँ, बिल्कुल लिखा देता हूँ, भी लिखा देता हूँ। ध्यान दीजिए, तो किसी भी वस्तु का जो उत्पादन होता है उसे हम लोग देखते हैं, है ना, उत्पादन। तो उत्पादन के टोटल बच्चे, आप लोग अगर समझदार है, उत्पादन के टोटल 4 खंभे होते हैं, है ना, आप लोग पढ़े होंगे। उत्पादन के क्या होते हैं, टोटल 4 खंभे होते हैं। मुझे बताइए कौन कौन से खंभे होते हैं। किसी भी चीज़ का उत्पादन कीजिएगा, है ना, तो क्या क्या चीज़ों की जरूरत होंगे, वो 4 खंभे क्या है। पूंजी, तो मैं पहले पूंजी की जगह भूमि लिखना चाहता हूँ,
भूमि, दूसरा बोलिए परिवहन। पहले ये बतलाइए उत्पादन के लिए जो चार है। पूंजी सही है, लिखिए पूंजी, मैं कहाँ बोल रहा हूँ गलत है, पूंजी। चलिए क्या होंगे अगला, श्रम। चौथा कौन क्या होंगे, मालिक होनी चाहिए, मालिक होनी चाहिए, या जो रिस्क लेंगे वो पर्सन हो जाना चाहिए जो इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए रिस्क लेना चाहते हैं, या रिस्क लेने के लिए वो जो तैयार है ना। तो या तो उसे मालिक कीजिए कहिए, बिल्कुल, या तो उसे मालिक की कहिए, या उसके लिए जो हिंदी के शब्द देते हैं ना, शायद साहस देते हैं, मेरे ख्याल से यही हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, साहस। आप समझिए मालिक, जो बंदा रिस्क लेने के लिए तैयार है ना, अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं, अपनी कंपनी खोलना चाह रहे हैं, किसी चीज का प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, किसी चीज का उत्पादन करना चाह रहे हैं, है ना, तो उनके पास ये चार चीज होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, श्रम होनी चाहिए, और एक रिस्क लेने वाले पर्सन होना चाहिए, है ना, वो मालिक होंगे, वो क्या होंगे, ऑनर कहलाएंगे, मालिक कहलाएंगे, है ना। तो कोई भी आप बिजनेस को इस्टेब्लिश कीजिएगा तो ये चार पिलर वहां पे देखने को मिलेंगे, है ना, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस। अब इनके कुछ आय को समझते हैं, इनके आय को समझते हैं। भूमि पर जो आय लगते हैं ना उसे लगान कहते हैं। भूमि पर जो आप आय लगाइएगा, लगान, भूमि पे जो आय लगाए जाते हैं लगान, क्लियर। पूंजी पे जो आय लगाइएगा आप, पूंजी पे जो आय लगाइएगा आप, है ना, उस पूंजी के आय को हम लोग ब्याज कहते हैं। और श्रम से क्या होते हैं आपके, मजदूरी। श्रम से क्या होते हैं बच्चे, मजदूरी। श्रम में जो होते हैं उसे मजदूरी कहते हैं, श्रम से जो प्राप्त आय होते हैं उसे मजदूरी कहते हैं, है ना। और ये रिस्क लिया तो आय प्राप्त की तो उसे क्या है, प्रॉफिट। उस आय को क्या कहेंगे, प्रॉफिट। उस आय को क्या कहेंगे, प्रॉफिट। तो आपके एग्जाम में पूछते हैं, भूमि के द्वारा आय अर्जित करना लगान होते हैं, पूंजी के द्वारा आय ब्याज कहलाते हैं, श्रम का आय मजदूरी कहलाते हैं, और साहस या मालिक का आय लाभ कहलाते हैं। ये चार पॉइंट है, लिख लीजिए, जैसे लिखा है वैसे ही लिख लीजिए, जैसा लिखा है वैसे ही लिख लीजिए, जैसे लिखा है वैसे ही लिख लीजिए। समझते हैं हम लोग आय चक्र को, जैसे लिखा है वैसे लिख लीजिए। तो उत्पादन के लिए चार चीज होनी चाहिए, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस। भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, ये उत्पादन के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं कई क्लास में बोलता हूँ, आपके 10 तक में जो है ना सिद्धांतिक आपके अर्थशास्त्र होते हैं, है ना। देखिए फिर भी करेंट से ऐड रहिए, आपको पता होनी चाहिए अभी कितनी है, क्या स्थिति है भारत की, ये होनी चाहिए पता, है ना। ये बतलाते हैं आपकी। तो इकोनॉमिक्स में मैं स्टूडेंट को कई बार बोलता है कि इकोनॉमिक्स के आपके नोट कई बार आपके रद्दी बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपने उसे करंट से लिंक नहीं किया है। तो एक अच्छे मैनर में पढ़ने का उद्देश्य यही होते है, उसे ऐड करते चलिए उत्पादन। चलिए कोई बात नहीं, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। चलिए बचत लिखा देता हूँ, कई बच्चे कहे सर बचत तो बता दीजिए। क्या बच्चे, बचत से पहले मुझे कुछ और भी तो बतलाने होंगे। क्या बतलाने होंगे, खर्च। अच्छा चलिए लिख लीजिए, बचत लिखिए, दे दीजिए हेडिंग इसके बाद, बचत। लिखिए फिर जल्दी से लिखिए बचत, ठीक है। कुल आय में से खर्च को घटा देने पर, कुल आय में से खर्च को घटा देने पर, कुल आय में से खर्च को घटा देने पर
प्राप्त आय को बचत कहते हैं। प्राप्त आय को बचत कहते हैं। कुल आय में से खर्च को घटा देने पर प्राप्त आय को बचत कहते हैं। बचत कहते हैं। बताओ क्यों जरूरी है फिर बचत? हो गए? अगली क्लास में बात करें। अगली क्लास भी है, अगली क्लास है CBSE। तुम ही लोग की क्लास है बच्चे, CBSE बोर्ड वाले, तुम ही लोग की क्लास है अगली। फिलहाल तो इसे तो इंड करने होंगे ना, सेशन लंबे हो जाएंगे। 1 घंटे हो गए ना, 1 घंटे मेरे ख्याल से हो गए होंगे। टाइम हो चुके हैं, मुझे दिख रहे हैं यहाँ टाइम हो चुकी है। इंड करें इसे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। उस क्लास में आर्थिक नियोजन सब हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।